एक 15 साल की बच्ची दुल्हन के लिबास में बैठी लंबे से घूंघट के पीछे नींद में ही झूल रही थी। बेड फूलों से सजा हुआ था। रात के करीब 2 बज चुके थे। अब फूलों की खुशबू भी फीकी पड़ने लगी थी। बिंदु बस लेटी ही थी कि तभी अचानक तेज आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुल गया। तभी उसके कानों में उसके सास की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। बाहर मातम छाया हुआ था। और इसे देखो कैसे चैन से सो रही है। तुझे होश भी है? तेरे इसमें कदम पड़ते ही कितना बड़ा अनर्थ हो गया। ये औरत बिंदु का हाथ पकड़कर गुस्से में घसीटकर उसे आंगन में ले आई और एक झटके में उसे ज़मीन पर पटक दिया। सामने का नज़ारा देख बिंदु के होश उड़ गए। सामने सफ़ेद चादर में लिपटी उसके पति की लाश रखी हुई थी और इधर बिंदु दुल्हन के लाल जोड़े में सजी बैठी थी। उसकी सास उसे दूर झटकते हुए बोली, अब तुम्हारे लिए ये लाल जोड़ा और इन गहनों का कोई महत्व नहीं है। अब तुम यहाँ एक विधवा हो, समझी? निकालो इसे। इसके बाद बिंदु के सारे गहने उतरवा दिए गए और उसकी चूड़ियाँ भी तुड़वा दी गई और मांग का सिंदूर मिटाने के लिए कड़ी ठंड में उसे बाल्टी भर ठंडे पानी से नहला दिया गया। शरीर में सिहरन महसूस करते ही अचानक से बिंदु की नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गई। वो 5 साल पुराने अतीत से जुड़े बुरे सपने से बाहर आ गई थी। उसने अपने बगल में सोई हुई बच्ची के सर पर प्यार से हाथ फिराया और धीरे धीरे कदमों में बाहर वाले कमरे में चली आई। वो चुपचाप से घर से निकलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हवेली में सुबह 5 बजे से ही रौनक छाई हुई थी। पूरी हवेली फूलों से सज रही थी। आज गांव के सबसे बड़े चिकनकारी के बिजनेसमैन योगेश्वर गुप्ता का पोता बीरेंद्र गुप्ता विदेश से MBA करके गांव वापस आ रहा था। उसने अमेरिका यूनिवर्सिटी में टॉप करके भारत का नाम रोशन किया था। दरअसल अनौरा एक छोटा सा गांव है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में है। इस गांव की प्रमुख आजीविका चिकनकारी के काम से चलती है और ये काम गांव के पुरुष करते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग कम सैलरी पर काम कर रहे हैं और ज़्यादा घंटों तक काम करने की वजह से उनकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ रही है। इधर बिंदु ने भी जब से होश संभाला था तब से अपने माँ बाप को चिकनकारी का काम करते देखा। लेकिन इस काम में उन दोनों ने अपनी आंखें लगा दी और अपने हाथ छील लिए। लेकिन फिर भी आज भी उनका परिवार वहीं के वहीं था। उनके परिवार की जरा से भी उन्नत नहीं हुई थी। उन्हें बस दोनों समय का खाना नसीब हो जाता था। लेकिन बिंदु के लिए इतना काफ़ी नहीं था। वो उड़ना चाहती थी। इधर बिंदु ने जल्दी से एक झोला उठाया और उसको कंधे पर बांधकर बाहर आ गई। दरवाजे पर ताला लगा देखकर बिंदु ने अपना सर पकड़ लिया और खुद से बोली, लो अब इस ताले का क्या करें? अब ये हमारे रास्ते में आ गया। कोई नहीं, कान्हा जी का नाम लेकर आज तो छलांग मारनी पड़ेगी। बिंदु ने अपने दुपट्टे में गांठ बांधी और भगवान का नाम लेकर दरवाजे का ताला बिना खोले दरवाजे के ऊपर चढ़कर दूसरी ओर कूद गई। कच्ची सड़क पर गिरने की वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई। आह! फिर वो उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए खुद से बोली, कान्हा जी दरवाज़ा तो फांद लिया हमने, आज बस कृपा करना, आज हमें यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो यहाँ से भागने लगी। ये तो बिंदु बिटिया के चीखने की आवाज़ थी। अभी बिंदु बाहर ही कूदी थी कि तभी अंदर आंगन के पास सोए उसके पिता विट्ठल की नींद खुल गई। वो जल्दी से बिंदु को कमरे की तरफ जाते हुए बोला। विट्ठल प्रसाद चिंतित होकर बिंदु को कमरे में से गायब देखकर विट्ठल हैरान रह गया। वो भागते हुए बाहर दरवाजे के पास गया तो कुछ दूरी पर बिंदु भागती हुई नजर आ रही थी। ए बिंदु, कहाँ जा रही हो? लेकिन बिंदु ने तो पलटकर तक नहीं देखा। वो अपने ही धुन में भागे जा रही थी। विट्ठल ने जल्दी से पैरों में चप्पलें डाली, एक छड़ी उठाई और जल्दी से दरवाजे का ताला खोला। घर के सारे लोग शोर सुनकर जाग गए थे। जब तक वो ताला खोलकर बाहर आया तब तक बिंदु
उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। विट्ठल बिंदु के पीछे भागा और वो परेशान होते हुए खुद में बड़बड़ाया, बिंदु, काहे इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। ये सब सोचते हुए विट्ठल का दिल बैठा जा रहा था। भागते हुए बिंदु अपने मन में बुदबुदाई, कान्हा जी, बस थोड़ी दूर और, कहीं बाबू पीछे से ना आ जाएं, आज बचा लीजिए बस। बिट्ठू जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था, बिंदु बिटिया रुक तो, अरे सुन लो, तुम्हारा बाप अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ है कि तुझे पकड़ ना पाए। मेरी बात मान ले, वरना ठीक नहीं होगा। बिट्ठल के चीखने की आवाज़ सुनकर पूरा घर जाग गया। बहू जरा जाकर तो देख, ये बिट्ठल पागल हो गया है का? सुबह सुबह काहे चिल्लाए पड़ा है? नींद हराम कर दी इसने तो। बिंदु की दादी सरला कुमारी गुस्से में नींद भरी आवाज़ में बोली, माँ जी, हो सकता है कोई चोर घुस आया हो, डंडा लेकर जाते हैं। बिंदु की माँ ललिता प्रसाद ने घबराते हुए कहा। जब सरला दादी ने देखा कि ललिता ने उनकी छड़ी उठा ली, हमारी लाठी को हाथ मत लगाना, बस यही एक तो कीमती चीज़ है इस घर में, रख दे वापस। ललिता जल्दी से उनकी छड़ी रखकर मुंह बनाते हुए बाहर आई। ललिता जब विट्ठल को चीखते हुए सुना तो समझ गई कि बिंदु घर से भाग गई है। हाय राम, अनर्थ कर दिया इस लड़की ने तो, भरी जवानी में घर से भाग गई। विधवा होने की भी लाज नहीं रखी इस लड़की ने। इधर बिंदु भागते हुए पक्की सड़क की तरफ आई। तभी उसने देखा कि सामने से एक के बाद एक कार स्पीड में निकलती जा रही थी। इतनी सारी गाड़ियां, कौन सा नेता आया है? छोड़ो, हमें क्या करना। इतना कहकर बिंदु पक्की सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पार नहीं कर पा रही थी। तभी उसके कानों में उसके बाबा की आवाज़ पड़ी, बिंदु, देखा ना, पकड़ लिया ना, चाहे तू कहीं भी भागे पर अपने बाप से नहीं बच पाएगी। रुक, अभी देखता हूँ तुझे। बिंदु ने घबराते हुए पीछे देखा। ये बाबा तो छड़ी लिए यहीं चले आ रहे हैं। कान्हा जी, अब क्या करें हम? बाबा के हाथ लगे तो फिर से धुन दिए जाएंगे। अब आप ही बचाओ। इतना कहकर बिंदु अपने बाबा की ओर देखते हुए ही डर के मारे आगे बिना देखे भागने लगी। तभी अचानक से जोर से एक कार के ब्रेक लगने की आवाज़ आई। इससे पहले कि बिंदु कुछ समझ पाती, वो कार से धीरे से टकराकर सड़क पर गिर गई थी। बिंदु ये दृश्य देखकर अचानक से विट्ठल का दिल बैठ गया। तभी करीब 25 साल का एक हैंडसम सा गोरा लंबा सा लड़का आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए गाड़ी से बाहर निकला और बिंदु की तरफ देखते हुए हड़बड़ाए लहजे में पूछने लगा, क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? इतना कहकर इस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन बिंदु तो खुद ही बड़बड़ाते हुए अपने कपड़े झाड़ने में लगी थी। सारा काम बिगाड़ दिया हमारा। अच्छा खासा भागे थे, न जाने किसका मुंह देखकर घर से निकले थे आज। बिंदु, आज तो तू गई, आज तो कान्हा जी भी नहीं आ रहे बचाने। बिंदु के बाल उसके चेहरे पर बिखर गए थे। उसने गुस्से में अपने बाल पीछे को झटके। तभी ये लड़का एक पल के लिए उसमें खो सा गया। करीब 20 साल की लड़की, मिट्टी से सना हुआ चेहरा, सांवला रंग, लेकिन तीन्हे नैन नक्श, भूरी आँखों के नीचे काजल फैला हुआ। उसके चेहरे पर एक अलग ही सादगी थी जो इस लड़के को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तभी बिंदु ने इस लड़के के हाथ को अनदेखा कर दिया और खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई। बिंदु नाक फुलाते हुए गुस्से में बोली, आंखें हैं या बटन? इतनी बड़ी लड़की नहीं दिखाई दी। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ये लड़का बस बिंदु को देखता रह गया। अच्छा मैडम, हम शराफत से पेश आ रहे हैं तो मतलब आप कुछ भी कहेंगी? आपका ध्यान कहीं और था। तभी वीरेंद्र ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। तभी विट्ठल यहाँ आकर वीरेंद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र गुप्ता है, चिकनकारी के बिजनेसमैन जसाधर गुप्ता का बेटा। विट्ठल सर झुकाकर बोला, मुझे माफ़ करना छोटे साहब जी, मेरी बेटी थोड़ी नटखट है। फिर विट्ठल ने बिंदु को कोहनी मारते हुए कहा, माफ़ी मांग, जानती भी हो ये कौन है? बिंदु मुंह बनाकर
वीरेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। वीरेंद्र उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तभी बिंदु ने उसके ऊपर से अपनी नज़रें हटा ली। उधर विट्ठल ने बिंदु के हाथ से बैग छीना और बैग में वो कॉपी और पेंसिल देखकर दंग रह गया। तुम्हें स्कूल जाना है? शर्म नहीं आती? इस उम्र में छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ोगी? बिंदु भी अपनी जिद पर अड़े हुए बोली, बाबा हम और पढ़ेंगे, हम स्कूल जाएंगे, बस यहाँ से घर वापस तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, जब तुम्हें बीच सड़क पर तमाशा करना है तो चलो, आज स्कूल भी चलते हैं। चल, आज हम तुझे सच्चाई दिखाते हैं। मज़ा आता है ना तुझे अपना और मेरा तमाशा बनवाने में? तो चलो। विट्ठल बिंदु का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए स्कूल की तरफ ले जाने लगा। इधर कार में से वीरेंद्र तब तक बिंदु को निहारता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो मुस्कुराते हुए यहाँ से चला गया। विट्ठल बिंदु को स्कूल ले गया और उसे अचानक से बिंदु को एक क्लास के अंदर ले जाकर ढकेल दिया। बिंदु अचानक से गिरते हुए बची और तभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। विट्ठल बोला, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना? बैठो यहाँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे पढ़ाई करती हो। बिंदु धीरे से अपना झोला सीने से लगाकर नीचे जमीन पर रख बैठ गई। बिंदु के अलावा और कोई लड़की नहीं थी। बच्चे बिंदु का मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक ने कहा, देखो ये इतनी बड़ी काकी हमारे साथ पढ़ेगी। तभी दूसरा बच्चा बोला, पढ़ेगी तो तब ना जब हम पढ़ने देंगे, इससे पहले कि बिंदु कुछ समझ पाती। दूसरे बच्चे ने उसके हाथ से उसका झोला छीन लिया और कॉपी के टुकड़े करने लगा। बिंदु ने भागकर जाकर अपनी कॉपी छीनी और कॉपी को अपने सिर से लगाते हुए बोली, शर्म नहीं आती बंदरों? नसीब है तुम लोगों का जो विद्या पाने का मौका मिल रहा है। कैसे पढ़ाई करते हो? विद्या माँ का सम्मान करना भी नहीं आता। तू हमें मत समझा, ये हमारा स्कूल है, हम लोग तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ने देंगे, निकलो यहाँ से। वैसे भी गांव की कोई भी लड़की दूसरी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं करती है। तभी विट्ठल ने हंसते हुए बिंदु से कहा, देख ली सच्चाई, तुम अकेले इतने सारे लड़कों को बीच बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकती। तभी गुस्से में पलटकर बिंदु बोली, एक औरत आदमियों के बीच घुसकर काम करके पैसे कमाए तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई करे तो गलत। ये कैसा उसूल है जो सबके लिए एक से नहीं है? यहाँ किसी को भी समझ में नहीं आता, लेकिन लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, बस एक मौका चाहिए। विट्ठल के पास जब बिंदु की बात का कोई जवाब नहीं रहा, तब वो उसकी बात काटते हुए बोला, चल ठीक है, देख लेंगे, अभी तो घर चलो, तुम्हारी इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। विट्ठल सारे रास्ते बिंदु को डांटते हुए घर ले आया। तभी बिंदु ने अपनी चुन्नी के किनारे की गांठ खोली और उसमें से रुई के टुकड़े अपने कानों में लगाते हुए खुद से बोली, हम हर खतरे के लिए तैयार रहते हैं। हमें पता था कि ये समय भी देखना पड़ेगा। आप बोलते रहो बाबा, हमको तो अब कुछ सुनाई नहीं देने वाला। विट्ठल ने बिंदु को घर में लाकर रूम में बंद कर दिया और बोला, या तो तुम चिकनकारी का काम सीखोगी या फिर मैं तुम्हें इस घर से भगाने का इंतजाम करूँगा, समझी? सीधी तरह से तो तुम्हें समझ में आ नहीं रहा है, तो अब देखना हम क्या करते हैं। रूम बंद हो जाने के बाद बिंदु ने अपने कानों से रुई निकाली। वो सुन नहीं पाई थी कि विट्ठल उससे क्या कहकर गया था। बिंदु जाकर कान्हा जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। एक तरफ जहां बिंदु के सपने का दिया बुझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र के हवेली पहुंचने के बाद यहाँ रौनक छा गई थी। वीरेंद्र के यहाँ पहुँचते ही उस पर फूल बरसाए जा रहे थे। वीर भागते हुए गया और अपने दादाजी से योगेश्वर गुप्ता उर्फ योगी जी के गले लग गया। चिकनकारी का काम गुप्ता परिवार पीढ़ियों से करता चला आ रहा था। योगेश्वर जी, जिन्हें दुनिया योगी के नाम से भी जानती थी, उन्होंने इस काम को बुलंदी पर ला दिया था और अब उनको अपने पोते से इस काम को और भी आगे ले जाने के लिए कई सारी उम्मीदें थी। तभी योगी जी ने वीर के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमारा पोता आया है, कल शाम जश्न होगा। सारा गांव देखेगा कि योगेश्वर गुप्ता का पोता
विदेश से पढ़ाई करके आया है। लेकिन वीर को तो जैसे इन सब से मतलब ही नहीं था। उसने बाहर जाकर अपनी पुरानी बाइक से कवर हटाया और उस पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। अगली सुबह बिंदु सोकर उठी ही थी कि उसकी माँ उसे नहाने के लिए डांटने लगी। बिंदु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद बिंदु की माँ ने उसे ज़बरदस्ती अपनी पुरानी साड़ी पहना दी और दोबारा से उसे उसके कमरे में बंद कर दिया। अम्मा, काहे हमको अपनी साड़ी पहना रही हो? क्या हो रहा है घर में? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बताओ ना अम्मा। ललिता ने बिंदु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजे पर ताला लगाकर वो बाहर आ गई। जब विट्ठल ने बिंदु को चेतावनी दी थी तब कानों में रुई लगे होने के कारण वो कुछ सुन नहीं पाई थी। लेकिन आज माँ की साड़ी पहनने के बाद उसे वही पुराना समय याद आया जब बचपन में उसकी माँ ने उसे अपनी साड़ी में लपेटा था और उसे लड़कों वालों के सामने ले जाया गया था। बिंदु की आंखों में आंसू छलक आए थे। वो खुद में बड़बड़ाई, आज भी अम्मा ने उसी दिन की तरह साड़ी पहनाई है। बिंदु ने धीरे से नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने उससे दुगनी उम्र का आदमी बैठा था जो ललचाई नजरों से उसे ही देखे जा रहा था। उस आदमी को देखकर बिंदु के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिंदु ने धीरे से विट्ठल की तरफ देखते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है बाबा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसकी नज़र सामने बैठी बच्ची मीनी पर गई जो कि बड़े मज़े लेकर समोसा खा रही थी। वो खिलखिलाते हुए बोली, मौसी, नानू ने आपके लिए नए मौसा ढूंढे हैं। जैसे ही बिंदु के कानों में मिनी के शब्द पड़े वो गुस्से से तिलमिला गई और अपनी जगह से उठते हुए बोली, बाबा, जो गलती हमने बचपने में की थी वो गलती हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन जीते जी जिंदगी में कभी दोबारा ब्याह नहीं करेंगे। ये क्या बोल रही हो? हमारे साथ रहोगी तो राज करोगी राज। वैसे भी तुम मनहूस विधवा ठहरी। तुम जैसी लड़की का हाथ वैसे भी तो कोई नहीं थामेगा। वो तो हमारा दिल पिघल गया इसलिए तुम्हारा हाथ मांगने चले आए। एक अकेली औरत पर सबकी बुरी नज़र रहती है इसलिए रहम खा लिया तुम पर। ठाकुर मोहन बिंदु की तरफ ललचाई नज़रों से देखते हुए बोलता है। बिंदु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चुप, हमको नहीं करना राज, समझे? जरा अपनी उम्र का ख्याल तो करो। 40 साल के हो रहे हो, इतने के तो अभी हमारे बाबा भी ना हुए। अभी ठकुराइन को मरे साल भी नहीं हुआ है कि चले आए हमारा हाथ मांगने। और सबकी बुरी नज़र का तो हमें नहीं पता, लेकिन रोज़ बस्ती से निकलते समय हमने तुम्हारी नज़रों में हवस साफ देखी है, समझे? और हम एक हौसी से शादी तो कतई नहीं कर सकते, इसलिए निकलो यहाँ से। बिंदु का इतना कहना ही था कि तभी एक थप्पड़ की आवाज़ गूंज गई। विट्ठल, जवान बेटी पे हाथ उठाना ठीक नहीं है, दादी ने पीछे से विट्ठल को डांटते हुए कहा। बिंदु ने एक नज़र विट्ठल की तरफ देखा और फिर घर से बाहर भाग गई। ये क्या बोल रही हो? ये क्या बोल रही हो? हम यहाँ बदनामी करवाने नहीं आए थे। एक बात याद रखना, हम बिंदु को पाकर ही रहेंगे। और देखना, अब उसे हम बिना शादी किए अपने साथ अपनी हवेली में रखेल बनाकर नहीं रखा तो हमारा नाम भी ठाकुर मोहन नहीं। ठाकुर मोहन के साथ तुम लोगों को दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। इसके साथ साथ ठाकुर मोहन ने विट्ठल को और भी 10 बातें सुनाई और गुस्से से घर से बाहर निकल गया। विट्ठल बस हाथ जोड़े अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उधर बिंदु भागकर खेतों की तरफ चली आई और यहाँ पेड़ों के नीचे खड़ी एक कार की छाया में कार से टेक लेकर अकेले वहीं बैठ गई। बिंदु अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर रोते हुए बोली, कान्हा जी, हमारा खुद का घर कहाँ है? पहले अम्मा ने कहा कि पति का घर ही अपना घर होता है, लेकिन हमको तो वहाँ से भी निकाल फेंका गया। फिर हमें बाबा दोबारा अपने घर ले आए। हमको लगा यही हमारा घर है, लेकिन नहीं, ये घर तो उनका और अम्मा का है। देखो, अब हमारे बाबा भी हमें घर से निकालने का इंतजाम कर रहे हैं। आखिर वो घर कहाँ है जो सिर्फ बिंदु का हो, जहाँ से कोई हमें नहीं निकाल सके? अपना घर चाहिए, कान्हा जी रोते हुए
बिंदु ध्यान नहीं देती कि कोई दूर खड़ा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। तभी वीरेंद्र आकर धीरे से उसके बगल में बैठ गया और बोला, खुद का घर खुद की मेहनत से बनाना पड़ता है मैडम। उसकी बात सुनकर बिंदु हड़बड़ा गई और चौंक कर वीरेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, ये हमारी जगह है, हम यहाँ पहले आकर बैठे थे, तुम निकलो यहाँ से, हम अकेले रहना चाहते हैं। वीरेंद्र अचानक से बिंदु में खोसा गया। उसकी आंखों का काजल रोनी की वजह से बह गया था। उसकी नाक भी लाल हो चुकी थी। शरीर पर हल्के गुलाबी रंग की साड़ी बहुत जच रही थी। झल्ली सी दिखने वाली बिंदु आज सच में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। बिंदु ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, सुनाई नहीं दिया क्या? तभी वीरेंद्र अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, ये जिस कार से आप टेक लेकर बैठी हैं वो मेरी है। आप मेरी कार से दूर हटेंगी तभी तो मैं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर बिंदु तुरंत खड़ी हो गई। वीरेंद्र ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और बिंदु की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोला, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जी नहीं, हम अनजान लोगों की गाड़ी में नहीं बैठते और किसी का एहसान लेना हमको जरा भी पसंद नहीं है। बिंदु चिढ़ते हुए बोली और यहाँ से जाने लगी। वीर उसे देख मुस्कुरा दिया। तभी बिंदु कुछ सोचते हुए रुकी और पलटकर वीर से बोली, सुनो, ये हमारी जगह है, हम अक्सर यहाँ आया करते हैं। तुम तो विदेश चले गए थे ना, तो अब वहीं जाकर अपने लिए जगह ढूंढो, इधर दोबारा मत नजर आना। बिंदु गुस्से से उसे बातें सुनाकर घर चली गई। वीरेंद्र भी मुस्कुराकर निकल गया। दोस्तों, बिंदु के जीवन की आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए